स्वागत है आपका ऑल इन वन एग्जाम रेडी सीरीज में, जहां पर हम थ्योरी, प्रैक्टिकल और वाइवा के साथ साथ आंसर राइटिंग भी कवर करेंगे, ताकि आप कम से कम शब्दों में बेहतरीन आंसर लिख कर आए और एग्जामिनर भी खुश होकर आपको फुल मार्क्स देकर जाए। तो आज हम करेंगे क्लास 11 जियोग्राफी प्रैक्टिकल चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू मैप्स। अब मैप के बारे में जानने से पहले दो कंसेप्ट अच्छे से जान लेते हैं, जियोइड और स्फीयरॉइड। दोनों ही अर्थ के मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। हमारा अर्थ चारों तरफ से प्लेन नहीं है, मतलब वहां पे बहुत सारे उबड़ खाबड़ है, कहीं पे हिल्स, कहीं पे माउंटेन्स, कहीं पे प्लेटूज, तो कहीं पे वैलीज। तो उसी चीज को अगर एक्यूरेटली दिखाना हो तब हम जियोइड का इस्तेमाल करते हैं। मतलब आसान शब्दों में कहें तो जियोइड अर्थ का सबसे बेहतरीन रिप्रेजेंटेशन दिखाता है। अब जियोइड से हम किसी भी फीचर का हाइट या एलिवेशन पता कर सकते हैं। वहीं पे दूसरी ओर एलिप्सॉइड, जो कि अर्थ को एक परफेक्ट प्लेन की तरह दिखाता है। मतलब एलिप्सॉइड के द्वारा हम ये जान सकते हैं कि दोनों फीचर के बीच का डिस्टेंस कितना है, यानी कि इससे कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ भी एक रिलेशन बना सकते हैं। चलिए जानते हैं अब मैप क्या होता है। आसान शब्दों में कहे तो जब हम पूरे अर्थ को या फिर अर्थ के किसी एक पर्टिकुलर पार्ट को प्लेन से पेपर पे दिखाते हैं तो उसे मैप कहते हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जब हम 3D अर्थ को 2D सरफेस में दिखाते हैं तो उसे मैप कहते हैं। अब इसी आसान सी चीज को अगर थोड़े टेक्निकल टर्म्स में कहे तो हम ये कह सकते हैं कि पूरे अर्थ को या अर्थ के किसी एक पर्टिकुलर पार्ट को अगर हम सिलेक्टिव, सिंबलाइज्ड और जनरलाइज्ड तरीके से पेश करें तो उसे ही हम मैप कहते हैं। अब जान लेते हैं कि मैप इस्तेमाल किस लिए होते हैं। आमतौर पर देखा जाए तो मैप तीन चीजों के लिए इस्तेमाल होते हैं। पहला डिस्टेंस नापने के लिए, दूसरा डायरेक्शन नापने के लिए, तीसरा एरिया नापने के लिए। चलिए अब एक एक करके देख लेते हैं कि ये करते कैसे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे डिस्टेंस से। जैसे कि आपको पता है कोई भी जियोग्राफिकल फीचर जैसे कि रिवर एकदम सीधी नहीं होती, तो वैसे टाइप के फीचर्स को मेजर करने के लिए हम थ्रेड का इस्तेमाल करते हैं। हम थ्रेड को लेकर डायरेक्टली वैसे फीचर्स के ऊपर रख देंगे और फिर उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट मार्क कर लेंगे। फिर रूलर की मदद से उन दोनों पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को हम मेजर कर लेंगे। यही सेम चीज हम रोटामीटर के जरिए भी कर सकते हैं। रोटामीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके नीचे एक छोटा सा व्हील होता है। तो जब हम रोटामीटर को लेकर किसी फीचर के ऊपर से रोल करते हैं तो उसके डायल में रीडिंग चेंज होता है और उसी रीडिंग को हम नोट कर लेते हैं। फाइनली थ्रेड और रोटामीटर से निकाले गए मेजरमेंट को हम मैप स्केल से कन्वर्ट कर रियल वर्ल्ड का एक्चुअल डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब चलिए जानते हैं कि मैप के जरिए हम डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हर एक स्टैंडर्ड मैप के टॉप मोस्ट कॉर्नर में एक नॉर्थ एरो होता है, जो कि हमें बताता है कि नॉर्थ पोल किस डायरेक्शन में है। अब नॉर्थ पोल को रेफरेंस मानकर हम साउथ पोल, वेस्ट और ईस्ट निकाल सकते हैं। ये भी जान लीजिए कि नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ये जो चार डायरेक्शन है इन्हें हम कार्डिनल पॉइंट्स कहते हैं और इनके बीच में आने वाले डायरेक्शंस को हम इंटरमीडिएट पॉइंट्स या फिर क्वाड्रेंटल पॉइंट्स भी कहते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि एरिया कैसे निकालते हैं। एरिया निकालने के लिए दो तरीके हैं। सबसे पहला है पैटर्न ऑफ स्क्वायर्स, मतलब कि जिस भी जगह का हमें एरिया निकालना है हम उसके ऊपर डायरेक्टली एक ट्रांसपेरेंट ट्रेसिंग पेपर रख देते हैं। उसके बाद उसके अंदर आने वाले पार्शियल स्क्वायर्स और होल स्क्वायर्स को काउंट करके उसका समेशन निकाल के फॉर्मूला से डायरेक्टली एरिया निकाल लेते हैं। अब दूसरे तरीके में हम फिक्स एरिया पोलर प्लेनीमीटर यूज करते हैं। इसके लिए कुछ स्टेप्स है, तो चलिए देखते हैं कि वो स्टेप्स क्या क्या है। सबसे पहले पोलर प्लेनीमीटर के एक हिस्से को फिक्स्ड रखकर दूसरे हिस्से को जिस भी जगह का हमें एरिया निकालना है उसके पेरीमीटर या फिर बॉर्डर के ऊपर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ड्रॉ करते हैं। अब ये करने के बाद ड्राइंग से पहले और बाद की रीडिंग से हम एक वैल्यू निकाल लेते हैं। उसको जब हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एरिया मिल जाता है। तो अब चलिए देखते हैं कि एसेंशियल्स ऑफ मैप मेकिंग क्या है। तो एसेंशियल्स ऑफ मैप मेकिंग मतलब वो 5 चीजें जिनके बगैर मैप बन नहीं सकता। तो उसमें सबसे पहले आता है मैप स्केल, फिर आता है मैप प्रोजेक्शन, फिर आता है मैप जनरलाइजेशन, फिर मैप डिजाइन और लास्ट में मैप कंस्ट्रक्शन एंड प्रोडक्शन। अब जानते हैं कि मैप स्केल क्या होता है। जैसे कि आपको पता है कि रियल वर्ल्ड फीचर्स बहुत बड़े होते हैं और उनको मैप में दिखाने के लिए साइज में छोटा किया जाता है। मतलब कि मैप स्केल सूचना सामग्री की सीमाएं और वास्तविकता की सीमाएं निर्धारित करता है, जिसके द्वारा हम उसे चित्रित करते हैं। अब जानते हैं मैप प्रोजेक्शन क्या है और किस स्फेरिकल सरफेस को जब हम प्लेन सरफेस पे दिखाते हैं तो उसे ही मैप प्रोजेक्शन कहते हैं। इसमें से मर्केटर्स प्रोजेक्शन सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला प्रोजेक्शन है। अब आते हैं मैप जनरलाइजेशन पर। कॉम्प्लेक्स से जियोग्राफिकल डाटा को जब हम सिंप्लीफाई कर यूजफुल और रीडेबल बनाते हैं और उसको मैप में इस्तेमाल करते हैं उसे ही मैप जनरलाइजेशन कहते हैं। इसमें इस्तेमाल किए हुए डाटा को रिड्यूस करने के साथ साथ जरूरी इंफॉर्मेशन और स्पेशल रिलेशन को भी प्रिजर्व किया जाता है।
अब बारी है मैप डिजाइन की। जैसे कि आपको पता है कि मैप में बहुत से फीचर्स दिखाए जाते हैं। अब कौन से फीचर के लिए कौन सा सिंबल या फिर कौन सा कलर इस्तेमाल किया जाएगा, या फिर मैप में यूज किए जाने वाले टेक्स्ट कौन से फॉन्ट्स में होंगे, या फिर मैप के दूसरे एलिमेंट्स जैसे कि मैप लेजेंड, मैप स्केल किस तरीके से बनाया जाएगा, ये सब हम मैप डिजाइन में करते हैं। अब आते हैं मैप कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन में। प्राचीन काल में जो कार्टोग्राफर हैं, मतलब जो मैप बनाते हैं, वो ये सब काम महीनों तक अपने हाथों से खुद ब खुद करते थे। लेकिन अभी आधुनिक युग में यही चीज सैटेलाइट इमेजेस और कंप्यूटर के द्वारा कुछ ही मिनटों में किए जाते हैं। अब बढ़ते हैं मैप मेकिंग के इतिहास की ओर। इंसानियत और मैप मेकिंग की यारी कितनी पुरानी है, ये बयां करने के लिए मेसोपोटामिया में मिली क्ले टैबलेट मैप ही काफी है, जो कि 2500 बीसी पुरानी बताई जाती है। अब आधुनिक कार्टोग्राफी की बात करें तो ग्रीक और अरबी जियोग्राफर्स ने इसकी नींव रखी थी। अर्थ का सरकमफेरेंस नापना हो या जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हो, ये सब ग्रीक और अरब्स की ही देन है। लेकिन प्रारंभिक आधुनिक काल में आर्ट और साइंस ऑफ मैप मेकिंग को पुनर्जीवित किया गया, जिसमें सबसे ज्यादा प्रयास जियोइड से प्लेन सरफेस में परिवर्तन करने के प्रभावों को कम करने पे दिया गया। मैप को बहुत से प्रोजेक्शंस के द्वारा बनाया जाता है ताकि सही डिस्टेंस, डायरेक्शन और एरिया मिल सके। अब 19वीं और 20वीं शताब्दी आते आते पुराने ग्राउंड सर्वे की जगह प्लेन से ली गई एरियल फोटोग्राफी ने ले ली थी। अब आते हैं हमारे प्यारे देश भारत की ओर। मैप मेकिंग की शुरुआत हम वैदिक काल में देख सकते हैं। खगोलीय शास्त्र और ब्रह्मांड संबंधी रहस्यों के बारे में हम आर्यभट्ट, वाहरामीरा और भास्करा जैसे महान वैज्ञानिकों के सिद्धांतों में देख सकते हैं। प्राचीन काल के विद्वानों ने पूरे दुनिया को 7 द्वीपों में विभाजित किया था। महाभारत में हम देख सकते हैं कि पूरे दुनिया को गोल और चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ दिखाया गया है। मध्यकालीन भारत में तोदरमल और शेरशाह सूरी ने मैप मेकिंग में कई सुधार किए और इसको प्रशासन के लिए इस्तेमाल भी किया। 1767 आते आते सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई और 1785 आते आते मैप ऑफ हिंदुस्तान के साथ इसका समापन हुआ। आज के आधुनिक भारत में सर्वे ऑफ इंडिया अलग अलग स्केल में मैप बनाने का काम करता है। चलिए अब जानते हैं मैप के कितने प्रकार होते हैं। वैसे तो मैप के 4 प्रकार होते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे सब डिविजन है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि ये प्रकार क्या क्या है। अब मैप को अगर स्केल के आधार पर देखें तो मैप के 2 प्रकार हैं, एक है लार्ज स्केल और एक है स्मॉल स्केल। आसान शब्दों में कहें तो मैप का जितना ज्यादा बड़ा स्केल होगा उसमें उतने ही ज्यादा डिटेल्स होंगे, और स्केल जितना छोटा होगा उसमें उतने ही कम डिटेल्स होंगे। अब चलिए जान लेते हैं कि लार्ज स्केल मैप इस्तेमाल किस लिए होता है। लार्ज स्केल मैप के द्वारा हम किसी एक छोटे से क्षेत्र को बहुत ही ज्यादा डिटेल में दिखा सकते हैं। इसके 2 प्रकार होते हैं, एक है कैडेस्ट्रियल मैप और दूसरा है टोपोग्राफिकल मैप। अब ये कैडेस्ट्रियल मैप जो है ये प्रॉपर्टी या फिर एग्रीकल्चरल लैंड डिमार्केशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। गवर्नमेंट एजेंसीज द्वारा इसे बनाया जाता है। अब आते हैं टोपोग्राफिकल मैप की ओर, जो कि ज्योग्राफी के स्टूडेंट का सच्चा यार है, क्योंकि स्कूल से लेकर कॉलेज, कॉलेज से लेकर यूनिवर्सिटी या फिर बड़े बड़े रिसर्च में यही मैप हम ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो मैप है ये सर्वे करने के बाद एक सीरीज में राष्ट्रीय मैपिंग एजेंसीज द्वारा देश के लिए बनाए जाते हैं। अब इंडिया में ये काम सर्वे ऑफ इंडिया करती है। अब इसके लिए हम एक समान कलर या सिंबल्स इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि हम अलग अलग टोपोग्राफिकल फीचर्स जैसे कि फॉरेस्ट, रिवर, एग्रीकल्चरल लैंड दिखाते हैं। अब बात करते हैं स्मॉल स्केल मैप्स के बारे में। अब स्मॉल स्केल मैप्स की मदद से हम एक बड़े से एरिया को बहुत ही छोटे से जगह में आसानी से दिखा सकते हैं। अब इसके 2 प्रकार हैं। सबसे पहला है वॉल मैप, जो हमने अक्सर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या फिर लेक्चर हॉल के दीवार में देखा ही होगा। और दूसरी तरफ आता है एटलस, जो कि एक किताब की तरह होता है जिसमें विभिन्न देश या फिर महाद्वीपों के बारे में दिया रहता है। जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन के लिए ये एक इंसाइक्लोपीडिया का काम करता है। चलिए अब जानते हैं कि फंक्शन के आधार पर मैप के कितने प्रकार हैं। वैसे देखा जाए तो इसके 2 प्रकार है, पहला है फिजिकल और दूसरा है कल्चरल। अब फिजिकल मैप्स के अंदर हम इसी जगह के नेचुरल फीचर्स को दिखाते हैं, जैसे कि वहां का जियोलॉजी, वहां का सॉइल स्ट्रक्चर, वहां का वेजिटेशन या फिर वहां का क्लाइमेट। अब ये 4 तरह के होते हैं। सबसे पहले आता है रिलीफ मैप, जो कि एक प्लेन, माउंटेन या वैली या फिर प्लेटू के जनरल टोपोग्राफी या उसके ड्रेनेज के बारे में बताता है। दूसरा आता है जियोलॉजिकल मैप, जो कि पृथ्वी के नीचे मिलने वाले पत्थर या उसके जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बारे में बताता है। अब तीसरे नंबर पर आता है क्लाइमेट मैप,
जिससे हम किसी भी जगह की रिलेटिव ह्यूमिडिटी, विंड वेलोसिटी, टेम्परेचर या रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन जैसे मौसम से जुड़ी जानकारियां ले सकते हैं। और चौथे नंबर पे आता है सॉइल मैप, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि किस जगह में किस प्रकार की मिट्टी मिलती है। अब बात करते हैं कल्चरल मैप्स के बारे में, जो कि हमें मैन मेड फीचर्स मतलब कि लिटरेसी रेट, पॉपुलेशन ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, ट्रांसपोर्टेशन, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन जैसे चीजों के बारे में बताते हैं। इसके 4 प्रकार है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलिटिकल मैप्स के बारे में। पॉलिटिकल मैप्स एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स को दिखाते हैं, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट, स्टेट या कंट्री। ये मैप्स एडमिनिस्ट्रेशन के काम में इस्तेमाल किए जाते हैं। दूसरे नंबर पर आता है पॉपुलेशन मैप, जिसकी मदद से हम किसी भी जगह के सेक्स रेशियो, लिटरेसी रेट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रिलीजियन या लिंग्विस्टिक डिविजन्स के बारे में जान सकते हैं। अब तीसरे नंबर पर आते हैं इकोनॉमिक मैप्स, जो कि हमें इंपॉर्टेंट मिनरल्स जैसे कोल, पेट्रोलियम, गोल्ड, डायमंड और क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जरूरी इंफॉर्मेशन देते हैं। अब चौथे नंबर पे आता है ट्रांसपोर्टेशन मैप, जो कि हम कहीं पे सफर करते टाइम इस्तेमाल करते हैं। इससे हमें अलग अलग रेल रूट, वाटरवे रूट या फिर रोडवे रूट के बारे में पता चलता है। तो चलिए अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जो कि है आंसर राइटिंग। जैसा कि आपने देखा कि हमने पूरे चैप्टर को क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में कवर किया है। तो यहाँ पे लिए गए क्वेश्चंस को आप बड़े ही आसानी से वीडियो में दिए गए इंफॉर्मेशन से आंसर कर सकते हैं। मेरा सजेशन यही है कि आप सिर्फ और सिर्फ वीडियो में दिए गए इंफॉर्मेशन को यूज कीजिए, ताकि आप कम से कम शब्दों में हाई क्वालिटी आंसर लिख पाए। अब आंसर राइटिंग के बाद चेकिंग और इवैल्यूएशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन बटन ऑन कर दीजिए।